नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रायवाला से है। रायवाला में अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर झगड़ा कर रहे युवकों ने एक बेकसूर युवक की कार को शीशे तोड़कर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। कार सवार 2 युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और विवाद कर झगड़ा कर रहे तीनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई है। पीड़ित युवक भी अपनी टूटी हुई कार को लेकर कोतवाली में पहुंचा है। पीड़ित शुभम खुराना और सोनू चिरंजीवी ने बताया कि वह शराब की दुकान के बाहर अपनी कार से पहुंचा। इस दौरान दर्जन भर से अधिक युवक झगड़ा करते हुए उनके पास आए और बदसलूकी करने लगे। किसी तरह उन्होंने युवक को अपना पीछा छुड़वाया, शराब की दुकान पर चले गए। वापस आकर देखा तो उनकी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई दिखाई दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो झगड़ा करने वाले सभी युवक मौके से भाग गए। 3 युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर कोतवाली लाई है। कोतवाली राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ जारी है। उनकी बुलेट भी कब्जे में ली गई है। नाम क्या है भैया? नाम मेरा सोनू है। हाँ सोनू चिरंजीवी मेरा नाम है सर। हाँ। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। अपने ससुराल आया था। हाँ तो यहाँ पर ठेके के पास हमने गाड़ी रोकी। हाँ शराब लेने जा रहे थे अंदर। तो ऐसा हुआ सर, ये आपस में लड़ रहे थे लड़के 8-10 वहाँ पर। हमसे भी आके लड़ने लगे। हमने कहा भाई हमारा क्या मतलब, हम अंदर गए, इन्होंने हमारी गाड़ी गुड़ी फोड़ना शुरू कर दी और फिर पूरी गाड़ी गुड़ी फोड़ के फिर हमसे भी लड़ने लगे। अच्छा, फिर अंदर आए ठेके पे, अंदर भी लड़ाई हुई। फिर ठेके वालों ने इनको मार के भगाया। फिर हमने पुलिस वालों को फोन करा, इतने पुलिस आ गई वहाँ। पुलिस वाले आए तो 2-3 जनों को इन्होंने पकड़ लिया, बाकी 10-12 जने भाग गए वहाँ से। हाँ। और कितने लोग थे? ये 10-15 लड़के थे सर। अच्छा, और आप लोग कितने लोग थे? हम तो 2 ही जने थे, मेरा दोस्त और मैं। अच्छा, फैमिली थी? फैमिली नहीं थी सर अच्छा। हमारे साथ। ठीक फैमिली तो बाद में आई है। ठीक। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम अपने घर आए थे सर, मेरा ससुराल यहीं पर है रायवाला में। हाँ हाँ। हरिद्वार जा रहे हरिद्वार नहीं जा रहे थे, हरिद्वार से आए थे हम। थे? अच्छा हाँ जी। ठीक। नाम क्या है? मेरा नाम शुभम खुराना है भैया। हाँ। मैं अपनी गाड़ी लेके भाई के साथ आया था। मैंने वाइन शॉप के बाहर गाड़ी पार्क करी थी अपनी पार्किंग लाइट जलाकर। मैं अंदर वाइन शॉप पे वाइन लेने गया था। ये लड़के 10-20 मीटर की दूरी पे लड़ाई कर रहे थे। तो सबसे पहले जब मैंने जाके गाड़ी रोकी है, इन्होंने मेरे आगे शर्ट फाड़ी, देखो सबसे पहले इन्होंने मेरी। तो इन्होंने उस टाइम मेरे को छोड़ दिया। हम दोनों भाई वाइन लेने अंदर चले गए। वहाँ से जब वापस आए तो हमारी पूरी गाड़ी तोड़ दी थी। उसके बाद सर हमने अपने बचाव के लिए इन भैया को, वो भैया थे कुछ बल्कि भैया थे, इनकी गाड़ी थी जो कि 4 नंबर गाड़ी थी, भैया ने हमारी हेल्प करी। ये भैया हेल्प करके हमारे मेरे को गाड़ी में बचा के लेके आए। वो भाई मेरा उधर कोने में भाग गया था। और हम गाड़ी में, भैया के साथ गाड़ी में बैठ के थाने आया। थाने से स्टाफ लेके गया हूँ, स्टाफ लेकर तो अपनी गाड़ी रिकवर करके लेके आया हूँ इधर। कितने लोग थे भैया? ये तो 10-15 जने थे कम से कम। अच्छा, तो कौन लोग थे कोई पता नहीं चला? कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं जानता नहीं वो किसी को भी। आपका कोई विवाद? मौलाना मदनी अरशद मदनी के विवादित बयान पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन भड़क गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने मौलाना अरशद मदनी को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी है। चेतावनी भी दी है कि यदि विवादित बयानों पर मदनी ने विराम नहीं लगाया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर आज उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित चांदपुर के कस्बा बास्त में पहुंचे हैं, जहां पर यह निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया है और हिंदू संगठन के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की है। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान लोगों की जन भावनाओं को भड़काने वाला है। इस प्रकार के विवाद से देश में दंगे हो सकते हैं और मदनी को अपने विवादित बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया और कहा कि द्वापर में भले ही कृष्ण के पास एक अर्जुन था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अर्जुन की कोई कमी नहीं है। वह धर्म की स्थापना के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी जिस मानसिकता के शिकार हैं, वो 1400 वर्ष पूर्व जो मानसिकता हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारी अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए हमारे देश में आई थी। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने उस एक विध्वंस का जो मुकाबला किया और जो हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए जो मानसिकता हमारे देश में आई, उनसे लड़कर हमने उन सब दुष्टों को यहाँ से बाहर निकाला। तो वही जिहाद की जो एक मानसिकता मौलाना मदनी जो इस समय हमारे देश में फैलाना चाहते हैं और आपस में सभी लोगों को लड़वाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक तीसरी पांच मदरसा छाप
आदमी जो है अगर जिस तरह की मानसिकता रखता है वो हमारे देश को कहाँ तक लेकर जा सकता है। और दूसरी बात, मौलाना मदनी के बारे में द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने एक बात बोल गए थे। उन्होंने गीता का पाठ पढ़ाते हुए अर्जुन से कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्तुनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्टता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब मौलाना मदनी जैसे अधर्मी हमारे देश को बांटने का काम करेंगे, जिहाद जैसे शब्दों से इस देश में कोई आतंकवाद फैलाने का काम करेंगे, तो तब तब इस देश में अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए बार बार श्री कृष्ण भगवान इस जन्म पर अवतार लेंगे। और मौलाना मदनी गलतफहमी के शिकार ना रहें। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और मौलाना मदनी जैसे लोगों को लड़ने के लिए उन्होंने के पास कई अर्जुन है। तब महाभारत काल में एक ही अर्जुन था और आज हमारे पास बहुत सारे अर्जुन हैं, सिर्फ गांडी उठाने की देरी है। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार शाम खटीमा पहुंचकर उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आपको बता दें, जहां एकत्रित किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। किसानों के साथ जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता ने फूलों की माला पहनाकर पुष्प वर्षा करते हुए नई फसल का गन्ना भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। उपस्थित किसानों ने सम्मान स्वरूप उन्हें किसान पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने स्वागत और सम्मान प्रकट किए जाने पर उपस्थित जनता, जनप्रतिनिधि और किसानों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने व उनकी किसानों के हित के लिए समर्पित और साथ ही उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की मांग व भावना के अनुरूप गन्ने का समर्थन मूल्य ऐतिहासिक रूप से 405 प्रति क्विंटल तय किया गया, जो पूर्व की तुलना में 30 रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता चीनी मिलों द्वारा किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो, यही है। और साथ ही साथ कहा, जहां कहीं भी भुगतान या क्रय केंद्र प्रक्रिया में कमी प्रतीत होती है उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर किसान हितकारी नीतियां जैसे किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य और निर्धारण और समय पर भुगतान के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने पर कार्य कर रही है। अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। कभी बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है। और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्र है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा के अधिकांश गाँव यहाँ पर आते हैं। उन गाँवों के किसानों को अच्छी प्रकार की कृषि करने के लिए जो भी यहाँ पर अच्छी तकनीकी हो सकती हैं, अच्छी प्रजातियाँ हो सकती हैं, जो शोध अनुसंधान के नए तरीके हो सकते हैं, वो सभी यहाँ पर जानकारियाँ मिली हैं। अच्छी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अनेक प्रकार के कृषि उपकरण और कृषि से संबंधित बीज भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं। ये प्रयास अब पूरे राज्य के अंदर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ाए जाएंगे, उसको आयोजित किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश के किसान जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर उनको कैसे अच्छा उत्पादन मिले और कैसे उनकी फसल और अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, साथ ही उनकी आय दुगना हो, उस पर काम होगा। खबर संडीला हरदोई से है, जहां संडीला में सड़क किनारे खड़ी सीएनजी प्राइवेट बस में लगी आग लगने से बस जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। संडीला से मल्लावा रोड पर चलती प्राइवेट बस आगजनी की घटना में हुई कोई जनहानि। आपको बता दें, संडीला कस्बे के पावर हाउस के सामने की यह पूरी घटना है।
चंदौली के एक डिलीवरी वाहन में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने पकड़ा विकराल रूप। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग की घटना, डिलीवरी वाहन जलकर हुआ राख। आपको बता दें, हाई वोल्टेज पोल से टकराने के चलते हुआ हादसा। बिजली के पोल से टकराने के बाद निकली चिंगारी से वाहन में लगी आग। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा होने से टला, वाहन में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। आपको बता दें, धीना थाना क्षेत्र के मेढान गाँव की है घटना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बीएचयू साउथ कैंपस में छात्रों का धरना प्रदर्शन। कैंपस की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी के गठन के बाद हुआ समाप्त धरना। आपको बता दें, वाराणसी बीएचयू की शाखा बरकछा साउथ कैंपस में बीएससी कृषि के तृतीय वर्ष के छात्र अनिल मीना की हार्ट अटैक से मौत के बाद नाराज छात्रों ने कैंपस में मेडिकल सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों छात्रों ने कैंपस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीएचयू वाइस चांसलर को बुलाने की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि साउथ कैंपस में सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस शासन की टीम ने पहुंचकर छात्रों को समझाया। इसके बाद बीएचयू प्रशासन द्वारा छात्रों को लिखित कमेटी बनाए जाने की जानकारी देने के बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार का कहना है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर देगी। इसके बाद सुविधाओं का बेहतर किया जाएगा काम। वो पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार मिश्र है। मैं यहाँ का राजीव गांधी दक्षिणी परिसर का आचार्य प्रभारी हूँ। यहाँ पे कई दिनों से बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, क्या मामला पूरा क्या था? मामला ये था कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। एक घटना घटी है कि एक बच्चे को सीने में दर्द हुआ और तत्काल उसको एम्बुलेंस से भेजा गया मंडलीय चिकित्सालय में, और वहाँ बच्चा स्वयं उतर के एम्बुलेंस से और पैदल चल के डॉक्टर के पास ले गया और अपनी परेशानी बताया। उसके बाद डॉक्टरों ने प्रयास किया, बचाया नहीं जा सका उसको। इस घटना को लेकर छात्रों में बहुत आक्रोश था। पूरा परिवार, हम राजीव गांधी दक्षिणी परिसर की तरफ से, मुझे बहुत दुख है। इससे बड़े दुख की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि मेरे परिवार का बच्चा एक चला गया। तो इस संदर्भ में बच्चों ने यहाँ पर, निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य संकुल में जो हेल्थ सेंटर में व्यवस्था अभी नहीं है। हमारे पास डॉक्टर केवल एक आयुर्वेद बीएमएस है। तो इस संदर्भ में छात्रों ने अनशन प्रारंभ किया और मुझे खुशी है कुलपति जी ने एक कमेटी बना दी है, और वो कमेटी 10 दिन में किस प्रकार से वो जो है हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव किया जाए वो अपना निर्णय देगी और तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर बताएं, बच्ची को सुई भी लगाया गया, उसकी भी कुछ तबीयत? नहीं, अभी ये तो कहा जा रहा है कि सुई लगाने एक्सपायरी थी, क्या थी। आपके बच्चे ही बयान दे रहे हैं? नहीं, बयान दे रहे हैं हमने, लेकिन वो आना चाहिए ना, वो मतलब मालूम होना चाहिए कि वो उसका एक प्रमाण होना चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे बच्चे? नहीं, बच्चे हम फॉरवर्ड करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे यदि ऐसा कुछ है तो। इसमें टीम भी गठित की गई है क्या? हाँ, दो टीम गठित की गई है। अभी मैंने कहा कि एक कमेटी को 10 दिन में निर्णय देना है, जो कि हमारे हेल्थ सेंटर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए उसके लिए। और एक कमेटी है कि जो तत्काल अभी बच्चा गुजर गया है उसके संदर्भ में किसकी गलती है, ऐसा कैसे हो गया, तो उस संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई है और वो जांच की जब रिपोर्ट देगी तो उसको न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। तो आपके इस निर्णय पे बच्चे मान गए? हाँ, बच्चे मान गए, मुझे खुशी है इस बात का, बच्चे मान गए। 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे बैच में मेरे जूनियर के साथ एक ऐसा काम हुआ है, वो उसका 4 बजे तबीयत खराब हुआ था, जो कि वो गई थी इंजेक्शन लेने। यहाँ से हॉस्टल से भी सपोर्ट नहीं मिला था, उसके मम्मी पापा फोन किए तब जाके यहाँ से एम्बुलेंस गई। वहाँ पे जाने के बाद ये पेंटॉप नाम की एक इंजेक्शन है, वहाँ पे नर्स दी पेंटॉप 2 बार में दी।
पहले तो नस में दे दी, गलत नस में खून निकला, फिर दोबारा निकाल के फिर पेंटॉप में दी, फिर दी, देने के बाद बोली सॉरी कि एक्सपायरी है। वहां से फिर ट्रांसफर की मिर्जापुर, सब रिपोर्ट है मेरे पास। मिर्जापुर गई, वहां पे भी नहीं कंट्रोल हो पाया। फिर वहां उसके बाद बहुत सीरियस तबीयत खराब, उसके मम्मी पापा आए, ले गए। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके घर डॉक्टर बोले कि 1 घंटा अगर और लेट होता तो आप चली जाती। उस लड़की का सिस्ट में कुछ हुआ था, यूट्रस कट चुका है। अब लड़की अब मतलब मां नहीं बन सकती। अब इससे ज्यादा दुखनीय है काम और कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ के डॉक्टर और दवाई देने वाले डिप्लोमा किए हैं, कुछ नहीं है, इंटर पास है, कुछ नहीं है, समझिए, केवल घुस पे आए। अब पूछने पे क्या कर रहे हैं तो बोलेंगे हम कंपनी से हैं। कंपनी का नाम पूछे तो पब्लिक बोल, प्रिंसिपल बोल रहे हैं। अच्छा, ये सुई किसके द्वारा कहाँ लगाई गई? इसी हेल्थ सेंटर में कोई सबीना नाम की नर्स है। जो जिसे सुई लगाई गई है वो उनका नाम क्या था, कहाँ पड़ती थी? सबनम, कहाँ पड़ती है नहीं मालूम है, कहीं नहीं पड़ती है, समझिए। वो 2 बार में इंजेक्शन देने गई है। यहाँ का मतलब MLT के लड़के 1 बार में इंजेक्शन दे देंगे, जो कि वो डेली का काम है उनका। वो 2 बार में इंजेक्शन दिए, वो भी गलत इंजेक्शन दिए। हम लोग 1 घंटा से जाके बोलेंगे इंजेक्शन हम लोग को दिखाइए, वो वाला अभी आई तक वो इंजेक्शन हम लोग को नहीं दिखाई है, क्योंकि पता नहीं XYZ जब कुछ कला है तभी तो नहीं दिखाया हम लोग को। हम लोग 1 घंटा वीडियो सब है हम लोग पास। आप कहाँ पढ़ते हैं? हम इसी में पढ़ते हैं। अभी चलिए ना सर बताएं, आप बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे, क्या बच्चों में एक बच्चे का अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। बच्चों का ये कहना था कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और उसके ट्रीटमेंट में जो देरी हुई है और जो उसका ठीक से उपचार नहीं हुआ है, तो उसके लिए कार्रवाई करने की मांग बच्चों की थी। और प्रमुख रूप से यह था कि इस घटना की जांच कराई जाए और इसके बारे में यहाँ की सुविधाओं को, जो हेल्थ सेंटर है उसमें सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर के बच्चों का एक डेलीगेशन VC BHU से मिलने के लिए आज गया था। तो VC साहब से यहाँ बच्चों की बात हुई है। तो एक विश्वविद्यालय के द्वारा 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं। एक कमेटी इस पूरे घटना की जांच करने के लिए बनी है कि इसका जो बच्चे को क्या जो समस्या थी, जिस तरह से उसकी डेथ हुई है, तो उसमें अगर किसी का दोष है तो किसका दोष है और उसमें क्या कमियां रही हैं जिसके कारण इस तरह की घटना घटित हुई है। और दूसरी कमेटी जो बनी है वो खड़े हो जाओ। हाँ, खबर वाराणसी से है, जहां कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में हुई ईडी की एंट्री। सरगना शुभम जायसवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। ईडी की टीम ने किया शुभम जायसवाल के घर नोटिस चस्पा। वाराणसी में शुभम जायसवाल के 2 घरों पर किया गया नोटिस चस्पा। कफ सिरप मामले में हो रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। वाराणसी के प्रहलाद घाट और सिगरा स्थित मकान पर चस्पा किया गया नोटिस। खबर वाराणसी से है, जहां काशी में ठंड से बचने के लिए नगर निगम ने स्मार्ट रैन बसेरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न स्थलों पर कुल 26 रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं, जिनमें तमाम सुविधाएं होंगी। ये स्मार्ट रैन बसेरा वाईफाई से लैस होगा। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही नगर निगम वाराणसी द्वारा अपने रैन बसेरों को दुरुस्त करने की तैयारियां जोरों पर है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के द्वारा सभी रैन बसेरों को सभी सुख सुविधाओं से युक्त आधुनिक रैन बसेरा बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 13 स्थायी तथा 13 अस्थायी रैन बसेरा, इस प्रकार कुल 26 रैन बसेरा इस बार बेघर और जरूरतमंद लोगों को ठहरने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वहीं नगर निगम के करीब 350 स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम द्वारा इस बार रैन बसेरा को हाईकोर्ट और साथ ही हाईटेक सुविधा से लैस किया जाएगा, कहा, जिससे लोगों को घर जैसी सुविधा मिलेगी। नगर निगम के प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और साथ ही नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर सभी शेल्टर होम में शौचालय, शिशुओं के लिए दूध पिलाने का कमरा और साथ ही छोटे बच्चों के लिए खिलौने, घोड़े और साथ ही आपको बता दें कि छोटे बच्चों के लिए पालने, वाईफाई, इंटरनेट सुविधा, आधार कार्ड आधारित प्रवेश द्वार और ठंड से बचने हेतु हीटर व अलाव भी व्यवस्थित है। सर, ठंड का मौसम आ रहा है, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ 13 स्थायी और 13 अस्थायी, ये इस बार हमारे जो आश्रय स्थल हैं वो रहेंगे, रैन बसेरे रहेंगे, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो उसको बाहर ना सोना पड़े ठंड में, उसको परेशान ना होना पड़े
और जो यात्री आ रहे हैं उनकी भी सुविधा के लिए वहाँ हर तरीके की सुविधाएं, चाहे बिस्तर हो, कंबल हो, खाना पीना हो, क्लीन वॉशरूम्स हो महिला पुरुष के लिए, साथ ही साथ कुछ अलग सुविधाएं इस बार वाईफाई इत्यादि की भी वहाँ पर दी जाएंगी। और नगर निगम के लगभग 350 स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी रखी जाएगी, ताकि जो भीषण ठंड के समय सभी नागरिक और स्पेशली गरीब लोग उन्हें एक सुविधा मिले और उन्हें ठंड से राहत मिले। सर पहली बार वाईफाई क्यों लगाया जा रहा है? नहीं, आज के समय बड़ा पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, और कोई भी व्यक्ति वहाँ रहता है, उसे वहाँ नेटवर्क नहीं है या है, उसको कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वहाँ पे वाईफाई भी लगवाया जा रहा है। तो सीसीटीवी भी रहेंगे उसके अंदर? प्रयास करेंगे इसको सीसीटीवी इस बार लगाएं। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के पोखरा कानून गौ बंधकों द्वारा दी गई दबंगई। आपको बता दें कि खेत में पिता के पास जा रहे एक मासूम बच्चे को शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा है। विरोध करने पर दबंगों ने घर पर चढ़कर पिता, पुत्र और मां को भी जमकर पीटा है। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। हमले में परिवार के सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने डुमरियागंज थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप, जब वहां बेवा CHC पर मेडिकल कराने पहुंचा तो गांव के दबंग प्रिंस पांडे ने डॉक्टर को मेडिकल करने से रोका है। पीड़ित का कहना है कि अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर ग्रामीण पर दबंगई करते हैं और अब लगातार मार डालने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस से पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है। क्या नाम है, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरा नाम राम प्रताप पांडे है। मेरा लड़का, मैं खेत में काम कर रहा था, मेरा लड़का जो है साइकिल से मेरे पास आ रहा था खेत पर। रास्ते में एक दारू के नशे में ओमकार सड़क पे खड़ा था और बच्चे को गिरा कर 2 थप्पड़ मारा। बच्चा रोते हुए आया तो हमने मौके पर जाकर हमने पूछा कि भाई क्यों मारे, तो इतने में हमको भी गाली देके और हमको भी एक थप्पड़ मारा। तो हमने 112 पुलिस बुलाया और इतने में अपने भाई लोगों को बोल रहा है इसको पकड़ के मारो। तो उसके भाई लोग निरंकार, आकाश उसका लड़का और ताराचंद और विनोद, ये सब मिलकर वहाँ पर पहले सड़क पर हमको मारे। और जब हम किसी तरह से भाग के जान बचाकर अपने घर पहुँचे तो ये और अपने पटीदारों को बुलाकर निरंकार और आकाश और ताराचंद, विनोद, ओमकार, ये सब चढ़ के और एक आद्या प्रसाद पांडे, ये सब मिलकर चढ़कर हमारे घर पर हमको और हमारे बच्चे को और हमारी बीवी को वहाँ पर ज़बरदस्त बुरी तरह से मार कर, अधूरा मार कर छोड़ कर गए। इसी तरह हमने बनाया अपने बच्चे से कहकर कि वीडियो, हमारा एक बच्चा मोबाइल खेल रहा था उसी से वीडियो बनाया, जिससे जो है वीडियो हमारे पास बन पाया। अपने थाने में तहरीर दी है? तहरीर में हमने डुमरियागंज थाने में हमने तहरीर दिया और जिसका हम उचित कार्रवाई चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द ऐसे दोषियों को सजा हो। मेडिकल करवाया आप? मेडिकल हमने करवाया। वहाँ पर भी बहुत दबाव दिया जा रहा था बेवा में कि इनका मेडिकल ना हो पाए, लेकिन जब डॉक्टर और ऊपर वाला सही हो तो सब सही हो जाता है। कौन दबाव बना रहा था? दबाव बना रहे थे प्रिंस पांडे और चंद्र प्रकाश चौधरी, जो नगर पंचायत अध्यक्ष भारत भारी के। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इनका कोई मदद न करे और कोई न मेडिकल बनाओ और न कोई FIR लिखा जाए। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय इंटरमीडिएट और स्क्वाड टीमों और द्वारा महिलाओं बालिकाओं को किया गया जागरूक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों द्वारा आज विभिन्न थानों क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांव, कस्बे एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया है। कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी है। मिशन
मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और साथ ही बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने जाने के दौरान होने वाले संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फॉर्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है और साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोंडा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा महिलाओं बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वुमेन पावर लाइन, 1076 माननीय प्रधानमंत्री हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां भी बताई गई। सोनभद्र में इको पॉइंट के पास सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव। 55 वर्षीय अधेड़ की नहीं हो सकी पहचान। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी उमाशंकर यादव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के इको पॉइंट के पास का मामला। खबर सोनभद्र से है, जहां टैंकर पिकअप में जोरदार टक्कर, 5 भैंस घायल। ओवरटेक के चक्कर में पलटी पिकअप, दोनों वाहनों के चालक मौके से फरार। पिकअप वाहन भैंसों को लेकर आपको बता दें हाथी नाला से डाला की ओर जा रहा था। सड़क पर खून से लथपथ और घायल अवस्था में तड़पती भैंसों को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही हाथी नाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हाथी नाला क्षेत्र के रानी तारी के पास की पूरी यह घटना बताई जा रही है। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर आपको बता दें बड़ी खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर के तहत घर घर जाकर एसआईआर जल्द से जल्द भरने की अपील की है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में बुधवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वृंदावन कैलाश नगर के बूथ नंबर 66 में आयोजित एसआईआर अभियान में शामिल हुए। एसआईआर अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान में मतगणना फॉर्म भरने में कोई भी वंचित न रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत लोगों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, संशोधन और साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों की कुंडी खटकाई और उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की अपील की और कहा कि प्रत्येक नागरिक का मत देश की दिशा में तय करता है और साथ ही अभियान के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। एसआईआर को लेकर के अरे एक मिनट भैया जरा नीचे कर लो यार आप लोग। अरे लाला यार एसआईआर को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम आज मथुरा वृंदावन के अपने बूथ पर आकर के अपने सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी, हमारे माननीय विधायक जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सबके साथ में हमने अपने पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श किया है कि गणना प्रपत्र फार्म तत्काल भर करके जमा कराएं और कोई इसमें कोताही न की जाए।
बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। सर यूपी सरकार बांग्लादेश को लेकर के क्या अभियान जी जी सर बांग्लादेश को लेकर के यूपी क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति अनधिकृत पाया जाएगा उसको हम लोग अलग करेंगे और उनके घर वापस करेंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। सर, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू वो तो आपको पता ही, आज अखबार में छपा है। सर एसआईआर को लेकर के जिस तरह से बीएलओ की मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीरता के साथ काम कर रहा है और हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक मतदाता सूची के निर्माण में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। विपक्ष कह रहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी एसआईआर लाएगा? देखिए, ये लगातार होता रहता है, 2011 में भी हुआ था, तो समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग करता रहता है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ और एक भी कंप्लेंट आप लोगों को नहीं मिली, ना भारत निर्वाचन आयोग को मिली। निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और वहां एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष समाजवादी पार्टी खासकर अपनी संभावित हार को देख करके तरह तरह की बयानबाजी करके बहानेबाजी का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी, अखिलेश यादव जी से पूछिएगा कि उनकी रिजिम में कौन सी गुण अजवाइन होती थी जब गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार करते थे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। गुंडे, माफिया जेल में है, इस मामले में भी कोई दोषी बचेगा नहीं। डॉलर 90 से पार हो गया है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।